18 साल की राजनीति का स्थिरता के बाद बांग्लादेश में आज उम्मीदों के नए सूरज का आगाज हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। बात बांग्लादेश की ही करेंगे क्योंकि बांग्लादेश में बीएनपी ने धमाकेदार वापसी की है। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के नेतृत्व वाली पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। अब तक 200 से ज्यादा सीटों पर पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है। तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लेकिन तय है। औपचारिक आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। लगभग 11 बजे तक आंकड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन बांग्लादेश चुनाव में 60% मतदान हुआ है और यह बताता है कि बांग्लादेश के लोगों को इस चुनाव से कितनी उम्मीदें थी। जनता ने 2 मामलों पर वोट डाला, एक साथ नई सरकार चुनने के लिए, तो दूसरा वोट संविधान में प्रस्तावित बदलावों पर अपनी राय देने के लिए। जुलाई चार्टर की वो 40 मांगों पर भी बहुमत का दावा है क्योंकि 70% आबादी ने यस वोट किया है, जबकि 27 से 28% की आबादी ने नो वोट किया है। इस जीत पर बांग्लादेश नेशनल पार्टी समर्थकों से जश्न न मनाने की अपील की है तारिक रहमान ने, और यह भी कहा है कि जीत का उत्सव मनाने की जगह देश भर में शुक्रवार की नमाज में शामिल होकर पूर्व पीएम खालिदा जिया को याद करें। तो बीएनपी के संदेश को संयम और राजनीतिक शिष्टाचार के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व ने समर्थकों से शांति बनाए रखने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करने की अपील भी की है। तो बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान का पीएम बनना अब तय माना जा रहा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब समर्थकों से जश्न की जगह नमाज पढ़ने की अपील बीएनपी द्वारा की गई है। और पूजा, ये जीत इतनी महत्वपूर्ण है बांग्लादेश के लिए क्योंकि 18 महीने की अनिश्चितता थी और अब जब जीत का जश्न दूसरी तरफ है तो बीएनपी की जीत के बाद जमात के गठबंधन का बड़ा आरोप भी आ रहा है। मतगणना प्रक्रिया में जानबूझकर देरी की गई, साथ ही नतीजों में हेराफेरी का भी आरोप लगाया गया। यह आरोप जमात इस्लामी की ओर से आ रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़े आंदोलन की भी धमकी दी गई है। सिर्फ जमात इस्लामी नहीं बल्कि 11 पार्टियों का यह गठबंधन जो नतीजों से नाखुश है। अब तक 40 सीटें भी जमात इस्लामी औपचारिक आंकड़ों में पार नहीं कर पाई है। हालांकि जमात इस्लामी के मुखिया डॉक्टर शफीकुर रहमान ने एक ओपिनियन पोल का सर्वे साझा किया था और कहा था कि देखिए, कांटे की लड़ाई है, 151 तक भी पहुंच सकते हैं। और अब जब हाशिए पर पहुंची है पार्टी तो धमकी दी जा रही है कि वो उन अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन करेंगे जिनकी वजह से नतीजों में देरी हो रही है और जिनकी वजह से जमात इस्लामी का ये जो हश्र हुआ है बांग्लादेश के 13वें आम चुनाव में। देखिए, बीएनपी की जीत के बाद जमात के गठबंधन का यह बड़ा आरोप लगाया गया है। दरअसल मतगणना प्रक्रिया में जानबूझकर देरी का आरोप लगाया गया है। साथ ही नतीजों में हेराफेरी का भी आरोप लगाया है। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ बड़े आंदोलन की धमकी भी दी गई है। अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन की धमकी दी जा रही है। प्रणय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन प्रणय के पहले एक बार ढाका चल लेते हैं पूजा, क्योंकि इंद्रजीत कुंडू दरअसल वहां मौजूद हैं। जरा जमीन की तस्वीरें भी देख लें। प्रणय तो लगातार बांग्लादेश पर तमाम जानकारी दे रहे थे, तो प्रणय आप बने हमारे साथ। इंद्रजीत कुंडू ढाका से हमारे साथ जुड़े। इंद्रजीत, आज की सुबह बांग्लादेश के लिए न सिर्फ उम्मीदें भी हैं बल्कि हर सुबह जहां कहीं अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की खबर आती थी, पॉलिटिकल वायलेंस की खबर आती थी, ढाका की सड़कें आज क्या कह रही हैं? आशुतोष, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चुनाव था। 2 साल की उम्मीद लगाए बैठे थे लोग, क्योंकि जिस तरह का पॉलिटिकल टर्मोइल बांग्लादेश में देखने को मिला था, कहीं ना कहीं जिस तरह का टर्नआउट भी हम लोगों को देखने को मिला कल पूरा दिन। अभी तक अनऑफिशियली 60% टर्नआउट की बात की जा रही है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली पुष्टि नहीं की है। 2 बजे तक 48% लोग वोट डाला था, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि 50% से ज्यादा अगर कोई टर्नआउट होता है बांग्लादेश के चुनाव में तो ये काफी अच्छा माना जाता है। और ये लोग उम्मीद आस लगाए बैठे थे। पिछले 2 सालों में जिस तरह की वायलेंस देखने को मिला था, जो रेवोल्यूशन हुआ, स्टूडेंट लेड मूवमेंट था, उसमें बहुत लोग मारे गए, तो कहीं ना कहीं लोग चाह रहे थे कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए एक नई सरकार बने, एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी वो सरकार बनाए और एक स्टेबिलिटी लाए, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक, और उसके साथ साथ जो ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसमें भी एक स्टेबिलिटी की मांग लोग कर रहे थे। यही कारण है कि इतने बड़े तादाद में लोग बाहर आए कल पूरे ढाका या बांग्लादेश में हमको ये देखने को मिला है। और अब जब बीएनपी को 2/3 मेजोरिटी मिलता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं लोगों की ये उम्मीदें हैं कि एक स्टेबिलिटी अगले 5 साल तक उनको देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ जो रेफरेंडम भी हुआ है उसमें भी बड़ी तादाद में लोग हाँ वोट दिए हैं, यस वोट दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात हो रही है और जुलाई चार्टर
को इस रेफरेंडम में लोगों ने चुना है, तो किस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदल लाया जाता है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो एनालिस्ट है वो मानते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने जमात का जिक्र किया। जमात जो बैंड था इतने सालों से, जब अवामी लीग की सरकार थी तो जमात के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, वो वापस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गई है। हालांकि वो सरकार बनाने में नाकामयाब रही है। अभी 35 के आसपास उनके आंकड़े हैं, सीट 50 भी शायद वो क्रॉस ना कर पाए। लेकिन जो आरोप और प्रत्यारोप है, बीएनपी की ओर से भी कहा गया था, जमात के खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए थे। जमात अब कह रहे हैं कि बहुत सारी जगह में हेरफेर हुई है। हालांकि ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो चुनाव था ये महत्वपूर्ण था, और इन अ सेंस फ्री एंड फेयर इलेक्शन लेकिन ज्यादातर लोग जमात उसके और मान रहे सिटीजन हैं। पार्टी के खराब प्रदर्शन की मुख्य वजह क्या समझी जा रही है? क्या लग रहा है? देखिए, जो एनसीपी, जो नई पार्टी है एनसीपी पार्टी, जो स्टूडेंट्स लेड मूवमेंट के जरिए आई थी, इसमें से ज्यादा उम्मीदें किसी को भी नहीं था कि वो बहुत सारे सीट वो जीत पाएंगे। एक नई पार्टी है, नया संगठन तैयार हो रहा है। हालांकि जो स्टूडेंट मूवमेंट था उसमें भारी तादाद में यूथ जो समर्थन उनको दे रहे थे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनली एनसीपी पार्टी वो बहुत वीक है। सर्जिस आलम जो उनके एक प्रमुख नेता है वो हार चुके हैं। हसनत अब्दुल्ला और नाहिद इस्लाम, बाकी दो प्रमुख नेता, वो जीते हैं। लेकिन इस पार्टी से लोगों को उम्मीद ज्यादा थी, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन उतनी शक्तिशाली नहीं थी, और यही कारण है कि वो खुद अकेले इस चुनाव को नहीं लड़े। वो जमात के साथ टाई अप में, कोalition में ये चुनाव लड़े, क्योंकि जमात को भी मालूम था कि उनके पास 8 से 10% की वोट बैंक ऑलरेडी है। इससे ज्यादा उनको कभी बांग्लादेश के चुनाव में इससे ज्यादा वोट नहीं मिला था, तो वो अकेले नहीं कर सकते थे। यही कारण है बहुत सारे छोटे दलों को एक साथ लेके कोalition बनाया गया था। हालांकि बीएनपी जो पहले क्षमता में थी, उनके पास वो एक्सपीरियंस है गवर्नेंस का, और बांग्लादेश के राजनीति में दो ही मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है जिसका जो विस्तार है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे देश में है। अब अवामी लीग नहीं है, बैन लगाया गया है। इसके वैक्यूम में सबसे बड़ी पार्टी के हिसाब से बीएनपी को लोग मानते हैं, और वही प्रतिफलन कहीं ना कहीं इस चुनाव के रिजल्ट में भी मतलब ये देख सकते हैं ना इंद्रजीत की, अगर कुल मिला के ये सोचें कि आवामी लीग का वोटर वो भी सामने निकल के आया, युवाओं का वोट, जमात का जो रुख था, खासकर डॉक्टर शफीकुर रहमान का महिलाओं को लेकर के दिया गया बयान, क्या ये सब बैकफायर कर गया? क्योंकि ऐसा तो लग रहा था कि इस्लामिक कट्टरपंथी हावी हो रहे हैं तमाम इलाकों में, और जिस तरह जमात ने काम किया इन 18 महीनों में, वो घर घर जाते थे, पैसे बांटे, जमीनी कैडर पर उन्होंने काम किया, उसके बावजूद भी ये हश्र हुआ। कहीं ना कहीं लार्ज वोट बीएनपी की ओर ट्रांसफर, और युवा महिलाओं का वोट भी लग रहा है बीएनपी के पक्ष में गया। बिल्कुल, और उसके साथ साथ आशुतोष ये भी बहुत महत्वपूर्ण था कि अवामी लीग की लीडरशिप इस वक्त बांग्लादेश में नहीं है। शेख हसीना भारत में है, उनके बाकी जितने भी बड़े तमाम लीडर्स या मिनिस्टर्स हुआ करते वो विश्व के दूसरे देशों में है, लेकिन उनके जो समर्थक है वो अभी भी बांग्लादेश में है। कहाँ गया उनका वोट? कहीं ना कहीं 20 से 30% या उससे ज्यादा जो अवामी लीग का वोट बैंक है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर इस चुनाव में बनता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह का रुझान इस वक्त दिख रहा है उससे ये लगता है कि अवामी लीग के जो समर्थक है उन्होंने भी शायद बीएनपी को चुना, क्योंकि जमात इस्लामी उनके बिल्कुल आइडियोलॉजिकली विपरीत है, और वो उनके लिए एक ऑप्शन या चॉइस नहीं बन पाया। और उसके साथ साथ महिलाओं का वोट काफी बड़ी तादाद में मैंने देखा, हर एक पोलिंग स्टेशन में महिला वोट देने के लिए निकल रही थी। और जमात का जिस तरह का आइडियोलॉजिकल स्टांस है महिलाओं को लेके, जमात के आमिर शफीकुर रहमान ने जिस तरह की बातें की है, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि महिलाएं जमात के खिलाफ वोट करेंगी, और उसका भी जो रिजल्ट में जिस तरह का असर दिखता हुआ वो दिख रहा है। इंद्रजीत, देखिए बांग्लादेश के इस चुनाव में तारिक रहमान की जीत की अगर बात करें तो माइनॉरिटीज के लिए क्या कोई उम्मीद जगी है इस जीत के बाद, जो वहां पर रह रहे हैं? देखिए, बीएनपी का स्टांस इससे पहले भी बीएनपी सरकार में थी, और बीएनपी का स्टांस भारत के पक्ष में उस तरह से उतना स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं था। इनफैक्ट जब बीएनपी सरकार में थी तब भारत विरोधी ऐसे बहुत सारे आंदोलन भी बांग्लादेश में खड़ा हुआ था। लेकिन इस वक्त की राजनीति बांग्लादेश में बिल्कुल बदल चुकी है, और मैं कल तारिक रहमान के जो एडवाइजर है मेहदी अमीन, उनसे ये सवाल मैंने जरूर पूछा था, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में इस वक्त जो आपसी तनाव है उसका सबसे बड़ा कारण है कि शेख हसीना इस वक्त भारत में है, और उनको कन्विक्ट किया गया है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल जो बांग्लादेश में कोर्ट बनाया गया था वो कन्विक्टेड है, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं वो
उस नजरिए से भारत और बांग्लादेश के आपसी रिश्तों को, अपने संबंध को देखा जाता है। लेकिन बीएनपी चाहेगी कि एक नॉर्मलाइजेशन हो रिश्ते में, और यही मैसेज उन्होंने दिया था कि आपसी म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बेसिस पे भारत और बांग्लादेश के बीच में रिलेशनशिप बने। और इसीलिए भारत की भी नजर थी इंद्रजीत कि आखिर बांग्लादेश के इस आम चुनाव में क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पूरे दिन आपको बता दें, लगातार हम इस खबर पर बने रहेंगे। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं जब वो खालिदा जिया को जब उनकी मौत हुई उसके बाद वो गए, और आज भी उन्होंने कहा कि जो है नमाज जो होगा उसके बाद विशेष प्रेयर हो। ये संदेश देना कि कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। चुनाव के पहले लगातार वो जब हर जगह जाके कहते थे कि हम एक बांग्लादेशी हैं, एक साथ काम करना है, लेकिन जब भारत की बात आती है तो एम्बेसडर के डिनर पर भी जाते हैं, वो कह रहे हैं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा। भारत के नजरिए से अगर देखें तो बांग्लादेश का ये बदलाव कितना सार्थक नजर आता है और कितना सकारात्मक नजर आता है। देखिए, जब तारिक रहमान की 17 साल बाद एग्जाइल के बाद वापसी हुई थी तो उन्होंने एक नारा दिया था उस मंच से, ढाका से। आप चूंकि वहां रिपोर्ट कर रहे थे, आपको याद होगा कि आई हैव अ प्लान फॉर माई कंट्री एंड फॉर माई पीपल। मेरे पास एक योजना है, मैं एक योजना के साथ आया हूं। और ये जो संदेश है कहीं ना कहीं इसने बांग्लादेश की जनता के अंदर एक रेजोनेट किया। मेरी नजर इस चीज को लेकर है कि क्या 2001 के चुनाव का आंकड़ा बीएनपी पार कर पाती, क्योंकि उस समय उसने 193 सीटें हासिल की थी। क्योंकि ये एक लेगेसी शिफ्ट भी हो रहा है। खालिदा जिया अब नहीं है, और इनफैक्ट बांग्लादेश की राजनीति की धुरी 2 महिलाओं के खेमों के अंदर बटी नजर आई बीते कई सालों से। और अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुरुष जो हैं वो केंद्र में है, चाहे शफीकुर रहमान हो चाहे तारिक रहमान हो। इन दोनों के बीच में जो मुकाबला था उसमें तारिक रहमान बाजी मारते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन जो ये मैसेज देने की वो कोशिश कर रहे हैं, रिकंसिलिएशन की प्रोसेस भी है, ये संदेश देने की कोशिश है कि हम बांग्लादेश की एकजुटता चाहते हैं भारत के साथ का। जहां तक आपने जिक्र किया, देखिए नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार बड़ी अच्छी उनका एक बड़ा फेमस कोट है कि अगर आप किसी देश का भूगोल देख लें तो आप ये बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि वो देश विदेश नीति में क्या करेगा और उसकी नीयति क्या होगी। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से सीमाएं अपनी साझा करता है, घिरा हुआ है, और इसको नकारा नहीं जा सकता। जो भी बांग्लादेश की सत्ता में बैठता है उसको इस बात को मानना पड़ेगा कि भारत एक बड़ा और करीबी पड़ोसी है, इसलिए भारत के साथ संबंधों की बेहतरी जो है वो दोनों देशों के लिए बेहतर है। और अगर इसमें नेपोलियन एक बात भूल गया था कि भूगोल के साथ साथ ये देखना होता है कि इतिहास में उसका भूगोल बदला किसने था। बांग्लादेश का एक इतिहास, और इतिहास में भारत के साथ जो उसके रिश्ते हैं उसको कैसे किनारे किया जा सकता है। भारत की भूमिका रही बांग्लादेश को लिबरेशन में, और इसीलिए पहले भी सरकार, ये बात और खालिदा जिया की सरकार में एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ा, लेकिन रिश्ते तो उन्होंने भी कभी खटास में नहीं डाले। उन्होंने भी कोशिश की बेहतर रहे, व्यापार बढ़िया रहे, आवाजाही भी हुई, बातचीत भी हुई, डिप्लोमेसी भी रही। अब अगर वो आते हैं, कारोबार हमारा देख रहे हैं कि हम अधर में है, पोर्ट के जरिए जो कारोबार उसे शुरू करना, बातचीत शुरू करनी है, कट्टरपंथी जो भारत विरोधी तत्व हैं उनको रोक लगाना। और चूंकि वो कह चुके हैं, खासकर सिंबॉलिक संकेत देना जब भारतीय दूत के घर वो गए डिनर पर, उससे क्या एक संकेत नहीं है कि आपको वर्तमान व्यवस्था में देखना है कि आप पड़ोसी के साथ रिश्ते खराब नहीं कर सकते। निश्चित रूप से देखिए, राजनीति के मैदान के अंदर बहुत सारे नारे लगाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जैसा मैंने भूगोल का जिक्र किया, भारत बहुत बड़ा और करीबी पड़ोसी है। इसलिए भी तारिक रहमान नहीं चाहेंगे कि इस मामले के अंदर उनकी जो शुरुआत है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट के साथ में हो। आप चूंकि वहां पे आप और हम दोनों ही रिपोर्ट कर चुके हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक तबका है बांग्लादेश के अंदर जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट के ऊपर ही अपनी पूरी राजनीति करता है। लेकिन देखिए, बांग्लादेश की जनता ने जिस चीज को नकारा है, इस चीज को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि भारत के वीजा के लिए कितनी लंबी कतारें बांग्लादेश के अंदर लगती हैं, मेडिकल टूरिज्म के लिए या मेडिकल की जरूरतों के लिए कितने लोग बांग्लादेश से भारत आते हैं, ये तमाम चीजें हैं। और इसलिए अगर तारिक रहमान एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बांग्लादेश की राजनीति के अंदर एक बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट लाना चाहते हैं, तो उनके लिए यह जरूरी है कि वो भारत को के साथ भी अपनी साझेदारी को लेकर ही आगे बढ़े। अब यह देखना होगा कि आज के बाद से जो भी वो कह रहे हैं वो बांग्लादेश के नए नायक के तौर पर देखा जाएगा, उनके बयान के बहुत मायने होंगे। और अभी तक अगर देखा जाए तो बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी से तारिक रहमान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो मैसेजिंग भी दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर जो उनका कैडर है उसको वो किस तरीके से नियंत्रित करते हैं। चलिए प्रणय, आपके पास लौटेंगे। अनुपम भी हमारे साथ जुड़ गया। अनुपम, देखिए, शेख हसीना हो या फिर कोई और, कई लोग इसको सिर्फ एक मात्र इलेक्शन बता रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत क्या कहती है? क्योंकि जो आंकड़े सामने आए उससे यही लग रहा है कि बांग्लादेश की जनता सच में एक बदलाव चाहती थी।
जी देखिए, भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 18 महीनों से जो अस्थिरता बनी हुई थी, अब एक उम्मीद जग रही है कि बांग्लादेश में वो अस्थिरता बंद होगी, कम होगी, और जिस तरीके से हिंसा हो रही थी, वायलेंस हो रहा था, और जो लॉ एंड ऑर्डर पर जो पकड़ थी प्रशासन की, वो जो कमज़ोर दिखाई दे रही थी, वो मजबूत होगी, जिससे जो उग्र तत्व हैं, जो कट्टरपंथी तत्व हैं, उनको काबू करने में मदद मिलेगी। व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा हो रहा था, बंद पड़े हुए थे व्यापार, खासतौर पर भारत के साथ जो पेट्रापोल बॉर्डर है, सबसे ज्यादा व्यापार यहीं से होता है, लेकिन उस पर भी प्रभाव पड़ रहा था। तो इन सब बातों के लिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है दोनों ही देशों के लिए, क्योंकि और खासतौर पर बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश जिस परिस्थिति से पिछले 2 सालों में गुजरा है, उसके बाद एक नई उम्मीद की किरण लोगों में देखने को मिल रही है। तो और सभी उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बाद बांग्लादेश में जो माहौल बना हुआ था, उससे उबरने में काफी मदद मिलेगी। तो ये तो रहा बांग्लादेश के लिए। भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के साथ बांग्लादेश का व्यापार बहुत ज्यादा है, ऐसे में उस पर भी प्रभाव पड़ा हुआ था। वहां पर माइनॉरिटी जो है, उस पर हमले हुए, तो उन माइनॉरिटीज की जो सुरक्षा है, उसकी जिम्मेदारी भी अब एक ठोस सरकार लेगी, क्योंकि पहले जो अंतरिम सरकार थी, उसकी जो उपस्थिति थी वहां पर, उसमें काफी सवाल उठ रहे थे। तो लेकिन अब एक जब ठोस सरकार आएगी, एक मजबूत सरकार अगर बनती है वहां, तो ऐसे में जिम्मेदारी भी उसकी बढ़ेगी, और उम्मीद की जा रही है कि इन सब चीजों के बाद दोनों ही देशों के रिश्तों में भी इस नई सरकार से। अनुपम, चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।